अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, और आज हम उससे पढ़ने जा रहे हैं बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम से जो स्पेक्ट्रम आ रहा है, यानी जो स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं, उनकी स्टडी करेंगे और वो किस तरीके से रिलीज़ होती हैं और किस किस्म की वेव लेंथ की, किस किस्म के वेव नंबर की जो लाइंस प्रोड्यूस होती हैं उनको जानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन जो है वो एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में बेटा, डाई एटॉमिक स्टेट में, H2 की फॉर्म में। ठीक है, ठीक है ना। तो H2 के दरमियान कौन सी बॉन्डिंग होती है बेटा, हाइड्रोजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है बेटा, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। तो इस बॉन्डिंग को तोड़ा भी जा सकता है, तो जब इस बॉन्डिंग को तोड़ेंगे तभी तो ये हाइड्रोजन जो है वो एटॉमिक स्टेट में आएगा। तो इस हाइड्रोजन को हम लेंगे बेटा एक डिस्चार्ज ट्यूब में, क्रूक्स ट्यूब में लेंगे। आपकी किताब के मुताबिक ठीक किस में लेंगे बेटा, क्रूक्स ट्यूब में लेंगे। ठीक है, और इस ट्यूब में क्या रखेंगे बेटा, आप हाइड्रोजन गैसेज रखेंगे। ठीक है, और इसको एक हाई वोल्टेज बैटरी सोर्स से कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोड भी मौजूद होंगे यहाँ पे। ठीक है, इस ट्यूब को आपने कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा होगा, तो ये ट्यूब को आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस क्रूक्स ट्यूब को। तो ठीक है, तो इसमें आप क्या बेटा हाइड्रोजन गैस लेंगे, और जब हाइड्रोजन गैस लेंगे इसको लो प्रेशर पर लेंगे। ठीक है, और क्या, जब करंट पास करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है आपके पास, जो H2 मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। और जो अब H2 जो एग्जिस्ट करेगा वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बेटा, हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बेटा, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं होगा। तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के दरमियान आपने क्या है बेटा, उसकी बॉन्डिंग को ब्रेक करनी है। डिस्चार्ज ट्यूब में उसको फिल करेंगे, लो प्रेशर पे क्या है बेटा, करंट, हाई इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे और वो मॉलिक्यूल जो है वो टूट जाएगा। और उसके नतीजे हमारे पास क्या होगा बेटा, एटॉमिक हाइड्रोजन हासिल होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि एटॉमिक हाइड्रोजन के आखिरी शेल में, ठीक है, तो ये बेटा एटॉमिक हाइड्रोजन, ये है इसका प्रोटॉन। प्रोटॉन होता है बेटा 1 और न्यूट्रॉन होता है 0। ठीक है, ये न्यूक्लियस मैंने बनाया है। ठीक है, और हाइड्रोजन के जो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन में जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1। तो 1 एटॉमिक नंबर के मायने क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 के मायने बेटा इसमें प्रोटॉन भी एक है और इलेक्ट्रॉन भी एक है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं बेटा, प्रोटॉन एक है और इलेक्ट्रॉन एक है। ठीक है, और इसका मैस होता है 1। ठीक है, ये बात क्लियर है। मैस में कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसके बाद प्रोटॉन एक है, न्यूट्रॉन 0 है, तो मैस क्या आता है इसका, 1 आता है। ठीक है, देखिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एक है और न्यूट्रॉन 0 है, तो इसका मैस आ गया आपके पास 1। क्लियर है, ये बात तो क्लियर है, इसमें तो कोई मसला नहीं। तो हाइड्रोजन जो है बेटा ऑर्डिनरी स्टेट में उसके जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं इस नॉर्म टेम्परेचर पे, जो हमारे इर्द गिर्द टेम्परेचर मौजूद हैं, तो जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिट नंबर 1 में होता है। ठीक है, जब वो क्या है बेटा, क्रूक्स ट्यूब में वो क्या है बेटा, एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या है बेटा, हम उसे इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं, और उसको इलेक्ट्रिक स्पार्क देने की वजह से वो जो हाइड्रोजन एटम डिस्चार्ज ट्यूब में बहुत सारे मौजूद है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक एटम मौजूद है, एक से ज़्यादा एटम्स मौजूद है। तो हर हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो जब आप डिस्चार्ज ट्यूब के जरिए से क्या देंगे बेटा, इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे, तो क्या है बेटा, डिफरेंट हाइड्रोजन के जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हर हाइड्रोजन के जो हर इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग एनर्जी लेवल पर चले जाएंगे। यानी एक हाइड्रोजन है, उसका इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, पहले ऑर्बिट से चौथे ऑर्बिट में चला गया। ठीक है, एक हाइड्रोजन है, उसका इलेक्ट्रॉन चला गया बेटा पहले ऑर्बिट से पाँचवें ऑर्बिट में। एक और हाइड्रोजन मौजूद है, उसका इलेक्ट्रॉन जो है पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला गया, क्योंकि उसने एनर्जी कम एब्जॉर्ब की। जिसने ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की वो पहले ऑर्बिट से सातवें ऑर्बिट में चला गया। ठीक है, बात समझ में आ रही बात आपको। ठीक है, जो कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो हाइयर एनर्जी लेवल पर नहीं जाएगा। ठीक है, वो लोएस्ट एनर्जी लेवल पर जाएगा। जो सबसे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जो इलेक्ट्रॉन, वो ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी लेवल पर जाएगा। ठीक है, तो सोचें अगर एक इलेक्ट्रॉन है वो कम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, बहुत ही कम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, लेकिन इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है कि वो दूसरे शेल में आ जाए, तो वो दूसरे शेल में आ जाएगा। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो वो कौन से शेल में जाएगा बेटा, पहले शेल से सातवें शेल में जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो अपने ऑर्बिट में घूमेगा भी। ठीक है, तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट है, जब इलेक्ट्रॉन बेटा करीब मौजूद है न्यूक्लियस के, ठीक है, उसके पास एनर्जी कम है, तो वो उस स्टेट को कहते हैं बेटा ग्राउंड स्टेट। और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद नेक्स्ट उसकी तरक्की हो जाए दूसरे ऑर्बिट में, तो उस स्टेट को कहते हैं बेटा एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन क्या बेटा एक्साइटेड स्टेट में हो, तो जो आपके पास एटम है वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो इन अनस्टेबिलिटी को ज़्यादा देर तक कायम नहीं रख सकता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, वो अपना जो बैरोनी मदार है, जो हाइयर एनर्जी लेवल है, उसको छोड़कर दोबारा क्या है बेटा, ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है मिसाल के तौर पर अगर सातवें ऑर्बिट में है, या छठे ऑर्बिट में, या पाँचवें ऑर्बिट में, या चौथे ऑर्बिट में, या तीसरे ऑर्बिट में, या दूसरे ऑर्बिट में,
किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो किस स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में है। और एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन हो तो क्या है बेटा, एटम अनस्टेबल होता है। तो इस नतीजे में क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है वो जो अपना एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है वो अपने उस ऑर्बिट को, हायर एनर्जी ऑर्बिट को छोड़कर क्या है बेटा, वहाँ से आएगा ग्राउंड स्टेट में। कहाँ आएगा बेटा, ग्राउंड स्टेट में, यानी पहले ऑर्बिट में। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि पहले ही ऑर्बिट में आए, हो सकता है कि पहले ऑर्बिट में आना हो लेकिन पहले ऑर्बिट में ना आए, कुछ कंडीशंस की वजह से। ऐसा हो सकता है बेटा 7वें ऑर्बिट से वो जंप करके 4थे ऑर्बिट में आ जाए, हो सकता है कि बेटा 7वें ऑर्बिट से जंप करके 3रे ऑर्बिट में आ जाए, हो सकता है 6ठे ऑर्बिट से जंप करके 4थे ऑर्बिट में आ जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हो सकता है बेटा 5वें ऑर्बिट से जंप करके पहले ऑर्बिट में आ जाए। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ क्या है आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा जंप करके आता है तो उसके नतीजे में वो क्या है बेटा, रेडिएशन इमिट करता है, फोटोन इमिट करता है। और उस फोटोन की क्या होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी होती है, वेव लेंथ होती है, वेव नंबर होता है। ठीक है, इन सबसे क्या है बेटा आप वाकिफ़ है। ठीक है, और उस फोटोन की क्या होती है बेटा, एनर्जी भी होती है, जिसको हमने बोहर के जब पॉस्टुलेट्स पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने मैक्स प्लैंक की थ्योरी को डिस्कस किया था। क्योंकि अगर वो मैक्स प्लैंक की थ्योरी पहले नहीं पढ़ते हैं तो क्या है बेटा, पूरी जो बोहर के जो हमने एटॉमिक मॉडल पढ़ा है, डेरिवेशंस करी हैं, उसको समझने में मुश्किलात का सामना होता। ठीक है, तो इस वजह से मैंने बोहर के पोस्टुलेट से मैक्स प्लैंक को ज़रूर पढ़ा है। ठीक है, तो जब क्या है बेटा इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर ऑर्बिट में आएगा तो क्या है, उसके नतीजे में एनर्जी एमिट करेगा। ठीक है, चाहे 7वें से 5वें पे आए या चाहे 7वें से 4थे पर आए। ठीक है, देखिए अगर इलेक्ट्रॉन 7वें ऑर्बिट में और 7वें ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आ रहा है, ठीक है, तो एनर्जी लेवल का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जब एनर्जी लेवल का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो जो एनर्जी वो एमिट करेगा वो एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जब एनर्जी ज़्यादा होती है तो उस जो आपके पास फोटोन है उसकी क्या बेटा, फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होती है। और जब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है तो वेव लेंथ कम होती है। इस रिलेशन को आप जानते हैं कि अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है किसी वेव की तो उसके जो वेव लेंथ है वो आपके पास कम होगा। ठीक है, और अगर आपके पास क्या है बेटा, वेव लेंथ कम है तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो इस बात को आपने याद रखना है। ठीक है, इस रिलेशन को हमने देखा था, क्या था बेटा, ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ठीक है, तो क्या है बेटा, अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी किसी वेव की तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और अगर फ्रिक्वेंसी कम होगी तो किसी वेव की तो उसकी एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। तो एनर्जी और फ्रिक्वेंसी का आपने रिलेशन देख लिया। अब इसी तरीके से एनर्जी इसको ड्राइव करते हैं तो वो क्या आएगा बेटा, फ्रिक्वेंसी आपके पास बराबर होता है, किसके बराबर होता है फ्रिक्वेंसी, सी बाय लैम्डा के। तो एनर्जी और वेव लेंथ के दरमियान आप देखें। ठीक है, तो अगर क्या है किसी वेव की वेव लेंथ क्या है बेटा कम है, वेव लेंथ क्या है बेटा, किसी वेव की वेव लेंथ कम है तो एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, और अगर किसी वेव की वेव लेंथ क्या है बेटा आपके पास ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी कम होगी। तो वेव लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो एनर्जी आपके पास क्या है बेटा, कम होगी। ठीक है, और अगर किसी वेव की वेव लेंथ कम होगी तो देखें ये वेव बना रहा हूँ, तो ये क्या है बेटा, ये वेव लेंथ है। ठीक है, एक और वेव बना रहा हूँ तो इसमें देखिए वेव लेंथ। अब बताएं किस वेव की एनर्जी ज़्यादा होगी, किस वेव की एनर्जी ज़्यादा होगी। इसकी वेव लेंथ है ज़्यादा, इसकी वेव लेंथ है कम। तो जिस वेव की वेव लेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इधर देखिए बेटा वेव लेंथ आपके पास क्या है बेटा, कम होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। देखिए वेव लेंथ कम है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और अगर वेव लेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी। तो देखिए इसकी वेव लेंथ क्या है बेटा, ज़्यादा है, तो इस वेव की एनर्जी कम होगी और इस वेव की एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इन तमाम बातों को पढ़ चुके, इन तमाम बातों को आपने याद रखना है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन क्या है आपके पास जो किसी हायर एनर्जी ऑर्बिट से जंप करके किसी लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आएगा तो उसके नतीजे में क्या है बेटा, रेडिएशन इमिट करेगा। ठीक है, तो जो आपके पास रेडिएशन आएगी अगर उसको हम प्रिज्म से गुजारे, किससे गुजारे बेटा, प्रिज्म से। और प्रिज्म का काम क्या है बेटा, वो डिफरेंट जो लाइट होती है आपके पास पॉलीक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, जो मिक्सचर ऑफ लाइट होती है उसको क्या है बेटा, डिफरेंट एंगल पर बेंड करता है। ठीक है, तो इसमें से क्या है बेटा, जब इलेक्ट्रॉन जो बहुत सारे आपके पास हाइड्रोजन एटम मौजूद है, ठीक है, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम डिस्चार्ज में मौजूद है, उसमें से क्या है बेटा, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आ रहा है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि 7th ऑर्बिट से डायरेक्ट 1 में आ जाए, ज़रूरी नहीं कि 5th ऑर्बिट से डायरेक्ट 1 में आ जाए, हो सकता है 7 से 5 पे आ जाए, हो सकता है 4 से 2 पे आ जाए, हो सकता है 3 से 1 पे आ जाए, हो सकता है 6 से 1 पे आ जाए। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ क्या है बेटा आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो जब क्या है बेटा, जब ये क्या है इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे अपने ग्राउंड स्टेट की तरफ जाना चाहेंगी तो उसके नतीजे में क्या है बेटा, फोटोन रिलीज़ करेंगे। ठीक है, उसके नतीजे में रेडिएशन रिलीज़ करेंगे, और जब उस रेडिएशन को आप प्रिज्म से गुजारेंगे तो आपके पास क्या है बेटा, डिफरेंट वेव लाइन की जो वेव्स है वो आएंगी। ठीक है, डिफरेंट वेव लाइन की जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है वो आपके पास फोटोग्राफिक प्लेट में आएगी। ठीक है, और वो क्या होगा बेटा, आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम होगा। तो क्या है बेटा, डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रम आपके पास फोटोग्राफिक प्लेट में जो है वो बनेगा। ठीक है, उसी से हम क्या करते हैं, किसी एटम की, किसी मेटल की जो है वो शनाख्त करते हैं। जिस वेव लाइन की जो स्पेक्ट्रल लाइन्स आती हैं हमारे पास वो आती हैं बेटा
अल्ट्रा वायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साथ साथ ट्रैवल करती हैं। अब इसके साथ क्या है बेटा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी आपने देखा होगा कि इनकी भी डिफरेंट टाइप्स होती है, ठीक है। रेडियो वेव्स का आपने नाम सुना होगा, रेडियो वेव्स की क्या बेटा वेव लेंथ ज़्यादा होती है, एनर्जी कम होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास इंफ्रारेड है, तो इंफ्रारेड क्या है बेटा, उससे थोड़ा कम है, इंफ्रारेड की वेवलेंथ में थोड़ी सी कमी आ जाती है, ठीक है। विजिबल में जाए तो उसकी वेवलेंथ में थोड़ी सी और कमी आ जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर आगे जाएँ तो यूवी आती है, कौन सी आती है बेटा, यूवी। तो यूवी की क्या है, वेवलेंथ और कम होती है, तो वेवलेंथ अगर कम होती है तो एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इंफ्रारेड की क्या है बेटा, वेवलेंथ ज़्यादा होती है किसके मुकाबले में, विजिबल और इसके अलावा यूवी के मुकाबले में, ठीक है। इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है विजिबल और यूवी के मुकाबले में, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी, तो इंफ्रारेड की एनर्जी कम होती है, ठीक है। इसी तरीके से विजिबल की एनर्जी ज़्यादा होती है इंफ्रारेड से, और अल्ट्रा वायलेट की जो एनर्जी है वो विजिबल और इंफ्रारेड दोनों से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप विजिबल लाइट की वेवलेंथ के बारे में अगर जानते ही होंगे, विजिबल लाइट की जो है आपके पास वेवलेंथ क्या होती है, वो आपके पास होती है, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो होती है आपके पास 400 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक, ठीक है। नैनोमीटर एक यूनिट है। तो अगर किसी लाइट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के दरमियान है तो उस लाइट को क्या है बेटा, आप उस लाइट के कलर को आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले वीडियो में, इससे पिछली वीडियो में मैंने एंगस्ट्रॉम में बताया था, तो वो एंगस्ट्रॉम में क्या होगा, वो एंगस्ट्रॉम में होगा आपके पास 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। तो अगर किसी लाइट की वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक है तो उस लाइट को भी हम देख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। अगर आप 4000 एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करेंगे नैनोमीटर में तो वो आपके पास आएगा 400 नैनोमीटर, ठीक है। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से कि बेटा आपके पास जो 1 एंगस्ट्रॉम है वो बराबर होता है 0.1 नैनोमीटर, किससे बराबर होता है बेटा, 0.1 नैनोमीटर के, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप करते हैं, इसको मैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपके 1 एक्सपोनेंट 10 की पावर -1 नैनोमीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है आपके पास एक्सपोनेंट -1 नैनोमीटर, ठीक है। तो अगर हमारे पास 4000 एंगस्ट्रॉम है, इसको मैं कन्वर्ट करूँ किसमें बेटा, नैनोमीटर में, तो 4000 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो 4000 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा देखें, तो ये 4000 जब 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है बेटा 400 नैनोमीटर। क्या आएगा बेटा, 400 नैनोमीटर। तो इसी तरीके से 7000 एंगस्ट्रॉम को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा नैनोमीटर में, इसी तरीके से। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ की रेंज है वो क्या है बेटा आपके पास, तो ज़्यादा हम वेवलेंथ की रेंज में बात करते हैं, ठीक है। एनर्जी की उस पर बात नहीं करते, फ्रीक्वेंसी पर बात नहीं करते। तो वेवलेंथ से आपने याद रखना, तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो बेटा 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के दरमियान। तो मैं एंगस्ट्रॉम मिटा देता हूँ, ठीक है। तो अब देख लेते हैं बेटा अल्ट्रा वायलेट लाइट की आपके पास वेवलेंथ क्या होगी, ठीक है। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट की आपके पास वेवलेंथ होगी वो क्या होगी बेटा, विजिबल लाइट से कम होगी, ठीक है। तो लेस देन क्या होगी बेटा, लेस देन 400 नैनोमीटर। तो 400 नैनोमीटर से जो कम की लाइट होगी, जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से कम होगी, तो वो लाइट आपके पास होगी बेटा यूवी लाइट। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो यूवी लाइट की वेवलेंथ जो है विजिबल से कम होती है, ठीक है। यानी कि आपके पास होगी बेटा 380, 370, 360 नैनोमीटर, 300, ठीक है, 200 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर, ठीक है। तो वो उस वेव की अगर आपके पास लाइट हो, वेव्स हो, उसको कहेंगे बेटा यूवी लाइट, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड की क्या बेटा, एनर्जी कम होती है तो इसका वेवलेंथ क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है। तो इसका वेवलेंथ क्या होगा आपके पास, वो होगा ग्रेटर देन 700। क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन 700 नैनोमीटर। तो आपके पास क्या बेटा, इंफ्रारेड जो आपके पास रेडिएशन होगी उसकी वेवलेंथ होगी बेटा 700 नैनोमीटर से ज़्यादा, ठीक है। इसकी जो एंडिंग है वो आपको नहीं बता रहा। जबकि आपके विजिबल है उसकी जो रीजन है, ठीक है, उसका जो आपके पास एंडिंग पॉइंट है वो है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के दरमियान। लेकिन डिफरेंट किताबों में बेटा डिफरेंट भी लिखा होता है, कहीं 380 से लेकर 750 भी लिखा हुआ होता है, कहीं 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर पे लिखा हुआ होता है। तो इससे कोई मसला नहीं, बस आपने इतना याद रख लेना है। तो विजिबल लाइट की जो आपके पास रेंज है वो है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के दरमियान वेवलेंथ की, ठीक है। तो इस रेंज में कोई वेवलेंथ है आप उसके कलर को देख सकते हैं। अल्ट्रा वायलेट की जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर से कम होती है, तो ऐसी लाइट्स को आप नहीं देख सकते हैं। और इंफ्रारेड को भी नहीं देख सकते क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है बेटा 700 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस बात को भी आपने याद रखना है। तो अब आ जाए हम इस बात को समझ लेते हैं कि ये हमारे पास पिक्चर क्या है, ठीक है। तो आइए देखिए, तो ये आप देख रहे बेटा एक एटम का मैंने मॉडल, एक स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये क्या बेटा आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है। तो टोटल इसमें 7 ऑर्बिट्स मौजूद हैं।
तो ये क्या है बेटा, पहला ऑर्बिट इसको N1, दूसरा ऑर्बिट N2, तीसरा ऑर्बिट N3, चौथा ऑर्बिट N4, पांचवा ऑर्बिट N5, छठा ऑर्बिट N6 और सातवां ऑर्बिट N7। तो पहले ऑर्बिट का नाम होता है K, दूसरे का L, तीसरे का M, चौथे का N, पांचवे का O, और छठे का P और सातवें का Q। इस बात से भी आप बखूबी वाकिफ हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इसमें क्या है बेटा, अगर 5 किस्म की स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं, वो आती है बेटा लाइमन सीरीज़, अगला आता है बेटा बाल्मर सीरीज़, इसके बाद है पास्टन सीरीज़, अगला है ब्रैकेट सीरीज़ एंड पी फंड सीरीज़। ये क्या है, ये बातें भी आपको समझ में आ जाएंगी। तो आइए देखें ज़रा, पहले लाइमन सीरीज़ को देखते हैं, इसको देखते हैं बेटा लाइमन सीरीज़। तो इसमें क्या है बेटा आपके पास, तो इसमें देख रहे हैं आप, तो इसमें क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन आपके पास मौजूद है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है, मिसाल के पास 7वें शेल में मौजूद। इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद बेटा, 7वें शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। और एक कंडीशन में क्या, इलेक्ट्रॉन छठे शेल में मौजूद है, और एक और कंडीशन है इलेक्ट्रॉन आपके पास 5वें शेल में, चौथे शेल में, तीसरे शेल में और दूसरे शेल में। तो इलेक्ट्रॉन क्या बेटा डिफरेंट पोजीशन पर मौजूद है। मिसाल के तौर हमारे 7 हाइड्रोजन के एटम, मिसाल के तौर हमारे पास 7 हाइड्रोजन के एटम है, उन तमाम के इलेक्ट्रॉन किसी के 7वें में, किसी के छठे में, किसी के 5वें में, और किसी के चौथे में, और किसी के तीसरे में, और किसी के दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो अगर क्या है बेटा, हाइड्रोजन 7वें शेल से जम करके पहले शेल में आता है, लाइमन सीरीज में आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन है, अगर जम करके, अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, तो अगर इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा दूसरे शेल से, ठीक है, तो दूसरे हो, तीसरा हो, चौथा हो, पाँचवा हो, छठा हो या सातवां शेल हो, कोई सा भी शेल हो, ठीक है, अगर वो इन 6 शेल में से कहीं से भी जम करके आता है बेटा, कहाँ, N1, ठीक है, शेल नंबर 1 कहाँ पर आता है बेटा, शेल नंबर 1 में, ठीक है। किसी भी शेल से, दूसरे से आए, तीसरे से आए, चौथे से आए, पाँचवें से आए, छठे से आए या सातवें से आए, अगर इलेक्ट्रॉन इन शेल से जम करके शेल नंबर 1 में आता है, ऑर्बिट नंबर 1 में आता है, ठीक है, तो उसके नतीजे में जो आपके पास जो रेडिएशन रिलीज़ होगी, जो स्पेक्ट्रल लाइन रिलीज़ होगी, तो उस लाइन को आप किसके अंदर लेंगे बेटा, लाइमन सीरीज़ में लेंगे। किसके अंदर लेंगे बेटा, लाइमन सीरीज़ में, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के बेटा यहाँ से जम करके, यहाँ से जम करके, यहाँ से जम करके, यहाँ से जम करके, यहाँ से जम करके डायरेक्ट शेल नंबर या ऑर्बिट नंबर 1 में जाती है, तो उसके नतीजे में जो आपके पास रेडिएशन रिलीज़ होगी, तो वो रेडिएशन होगी बेटा अल्ट्रा वायलेट। क्या होगी बेटा, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होगी। अल्ट्रा वायलेट के बारे में मैंने क्या बताया कि उसकी जो आपके पास वेवलेंथ होगी, उसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से कम होगी, ठीक है। तो इसके मैं कुछ सवालात करवाऊँ, किताब में इसके सवालात मौजूद नहीं है, लेकिन जब आप इसको समझेंगे तो आपको बातें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो अगर क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे शेल, तीसरे शेल, चौथे शेल, पाँचवें शेल, छठे शेल या सातवें शेल, किसी में से भी अगर इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट जम करके जाता है ऑर्बिट नंबर 1 में, ठीक है, तो उसके नतीजे में जो आपके पास रेडिएशन या स्पेक्ट्रल लाइन रिलीज होगी, ठीक है, वो किस रीजन में होगी, अल्ट्रा वायलेट रीजन। और मैंने बताया अल्ट्रा वायलेट की जो वेवलेंथ होती है वो होती है लेस देन 400 नैनोमीटर। तो इसका मैं सवाल सॉल्व करवाऊंगा और वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो जम करके जा रहा है और उसकी नैनोमीटर में वेवलेंथ हमारे पास क्या आ रही है, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आ गई। अब अगला देखें बेटा, तो अल्ट्रा वायलेट रेस को आप नहीं देख सकते, ठीक है, इसके लिए हमें स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अलावा देखें, ये बात तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन पहले शेल में जाता है तो कहीं से भी जम करके जाए, उसको नाम देंगे बेटा लाइमन सीरीज। तो इसको लाइमन ने डिस्कवर किया था, तो लाइमन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद है बेटा बाल्मर सीरीज। अब बाल्मर सीरीज में क्या देखें, अगर आप इसमें गौर करें, इलेक्ट्रॉन कहाँ जम करके जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट नंबर 2 में जम करके जा रहा है, वो कहीं से भी आए, ठीक है, ऑर्बिट नंबर 7 से आए, 6 से आए, 5 से आए, 4 से आए या 3 से आए। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्या बेटा यहाँ से जम करके ऑर्बिट नंबर 2 में जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन बेटा इन ऑर्बिट से जम करके कहाँ जाता है, ऑर्बिट नंबर 2 में जाता है, तो इसके नतीजे में जो आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन रिलीज होंगी वो किस रीजन में होंगी, वो आपके पास होंगी बेटा विजिबल रीजन में। किस में होंगी बेटा, विजिबल रीजन में, ठीक है। और विजिबल रीजन का आपको मैंने वेवलेंथ की रेंज बताई, वो क्या है बेटा आपके पास 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के दरमियान, ठीक है। इसको भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। जब इलेक्ट्रॉन जो है बेटा जम करके ऑर्बिट नंबर 2 में जा रहा है तो उसके नतीजे में जो रेडिएशन एमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ क्या है, ठीक है। तो वेवलेंथ को कैलकुलेट नहीं करवाया गया, तो लेकिन उसको भी करवाएंगे और वेव नंबर को भी करवाएंगे ताकि आप बात को जो है डीप तरीके से समझ सकें, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन बेटा शेल नंबर 2 से, शेल नंबर 2 क्या है बेटा आपके पास, वो कुछ भी हो सकता है, आपके पास 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इन शेल से जम करके आ रहा है बेटा शेल नंबर 2 में, कहाँ आ रहा है बेटा, इन शेल 3, 4, 5, 6, 7 से जम करके आ रहा है बेटा 2 में, तो उसके नतीजे में जो आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन रिलीज होगी उसकी रीजन होगी आपके पास विजिबल रीजन, ठीक है। और विजिबल रीजन की जो वेवलेंथ होगी वो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के दरमियान होगी। जबकि अल्ट्रा वायलेट की जो आपके पास वेवलेंथ की रीजन है वो क्या है बेटा, लेस देन, ठीक है, 400 नैनोमीटर, ठीक है। ओके, इतनी बात क्लियर है।
तो आपके पास जो लाइमन सीरीज़ है वो किस में है, किस रीजन में बेटा, आपके पास अल्ट्रा वायलेट रीजन में है। और बाल्मर सीरीज़ आपकी किस रीजन में बेटा, विजिबल रीजन में है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जम करके दूसरे ऑर्बिट में आएगा हाइड्रोजन का, तो आपको लाइट्स दिखेंगी, आपको क्या है बेटा, कलर का इफेक्ट दिखेगा, आप उस कलर को देख सकेंगे। ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बेटा इन किसी भी ऑर्बिट से दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे या सातवें से पहले ऑर्बिट में जाता है, तो आप उस कलर को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो जो स्पेक्ट्रल लाइन्स आ रही हैं वो किस में आ रही है बेटा, अल्ट्रा वायलेट रीजन में आ रही हैं। ठीक है। लेकिन अगर हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन छठे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें ऑर्बिट से जम करके ऑर्बिट नंबर 2 में आता है, तो आप उस कलर को देख सकेंगे। ठीक है। क्यों देख सकेंगे, तो जो आपके पास जो स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है वो किस रीजन में आ रही है, वो विजिबल रीजन में आ रही है। ठीक है। तो बाल्मर सीरीज से आपके पास जो भी स्पेक्ट्रल लाइन्स आएंगी आप उनको देख सकेंगे। ठीक है। क्योंकि जो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के दरमियान जो वेवलेंथ की लाइट होती है, रेडिएशन होती है, उनको आप देख सकते हैं। जैसे कि रैम्बो में जो आपके पास वेवलेंथ की लाइट होती है वो किसके दरमियान होती है बेटा, 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के दरमियान होती है। ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरी सीरीज़ है हमारे पास वो है बेटा पास्चन सीरीज़। पास्चन सीरीज़ में क्या है, तो इसमें आप देखेंगे इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो है जम करके आउटर ऑर्बिट से जम करके कहाँ आ रहा है बेटा, ऑर्बिट नंबर 3 में आ रहा है। लाइमन ने ऑर्बिट नंबर 1, बाल्मर में ऑर्बिट नंबर 2 और पास्चन में ऑर्बिट नंबर 3। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, देखें ऑर्बिट नंबर 7, 6, 5, 4, तो यहाँ से जम करके जाता है कहाँ बेटा, ऑर्बिट नंबर 3 में। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, पास्चन सीरीज में अगर इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास कहाँ से बेटा जम करके 4, 5, 6 और 7 से जम करके कहाँ जाता है बेटा, ऑर्बिट नंबर 3 में जाता है। 4, 5, 6, 7 से जम करके ऑर्बिट नंबर 3 में जाता है। ठीक है। तो उसके नतीजे में भी आपके पास क्या बेटा, स्पेक्ट्रल लाइन रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन जम करेगा, लोअर एनर्जी लेवल पे जाएगा, तो उसके नतीजे में क्या है बेटा, वो रेडिएशन एमिट करेगा। और उस रेडिएशन से जो स्पेक्ट्रल लाइन्स होगी, तो स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ क्या होगी, या स्पेक्ट्रल लाइन किस रीजन में होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के किस रीजन में होगा, वो आपके पास होगा इंफ्रारेड रीजन में। कहाँ होगा बेटा, इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है। बात समझ में आ रही है। और इंफ्रारेड की मैंने आपको वेवलेंथ बताई, वो क्या होती है बेटा, ग्रेटर देन 700 नैनोमीटर। इतनी बात क्लियर है। ठीक है। तो पास्चन सीरीज जब इलेक्ट्रॉन जम करेगा बेटा चौथे, पाँचवें, छठे या सातवें ऑर्बिट से ऑर्बिट नंबर 3 में, तो उसके नतीजे में जो आपके पास जो स्पेक्ट्रल लाइन आएगी वो किस रीजन में होगी बेटा, इंफ्रारेड रीजन में होगी। ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ब्रैकेट फंड, लेकिन इसको आगे देखने से पहले आप कुछ किताब के अल्फाज देख लें, लाइन्स देख लें जो यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है। जो लाइमन सीरीज देखें आपको पेज नंबर 35 में लिखा हुआ है, द स्पेक्ट्रल लाइन्स आर प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल बैक फ्रॉम एन टू 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैंने भी यहाँ ये लिखा 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जब इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट यानी ये ऑर्बिट हो और वो गिरे कहाँ पे बेटा, ऑर्बिट नंबर 1 में। ठीक है। द रेंज ऑफ वेव नंबर ऑफ दिस सीरीज लाई इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो आपके पास जो वेव नंबर होगी वो किस में होगी बेटा, अल्ट्रा वायलेट रीजन में होगी। ठीक है। लेकिन मैंने आपको वेव लेंथ बताया, उससे कोई मसला नहीं, किताब में लिख रहे हैं बेटा वेव नंबर, लेकिन आगे जाके वेव लेंथ भी तो बता रहे हैं। तो वेव लेंथ आपको बताया वो क्या होगी बेटा, लेस देन 4000 एंगस्ट्रॉम होंगे। और 4000 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है बेटा, 400 नैनोमीटर के बराबर होता है। ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया 4000 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 400 नैनोमीटर, और 400 नैनोमीटर से कम वेव लेंथ की जो आपके पास लाइट होगी वो होगी अल्ट्रा वायलेट में। ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास देखें बेटा, अच्छा लाइमन सीरीज में एक और चीज़ लिखी हुई है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 के बाद एक लिखा हुआ है, एक टर्म लिखी हुई है, एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। वो देखें वो क्या लिखा है बेटा, वो आपके पास लिखा हुआ है इन्फिनिटी। क्या है बेटा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के मायने क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है। तो उसके नतीजे में किस वेव लेंथ की आपके पास जो है रेडिएशन या स्पेक्ट्रल लाइन एमिट होगी, तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो उसके नतीजे में क्या है बेटा, स्पेक्ट्रल लाइन एमिट तो करेगा, तो वो भी किस रेंज में होगी, वो भी अल्ट्रा वायलेट रेंज में होगी। ठीक है। तो अब आज बाल्मर सीरीज देखते हैं, बाल्मर सीरीज क्या है। तो दिस सीरीज इंक्लूड स्पेक्ट्रल लाइन्स एमिटेड बाय द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर फ्रॉम n2 3, 4, 5, 6, 7 इन्फिनिटी। तो क्या हो रही है बेटा, ट्रांजिशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की कहाँ से, 3, 4, 5, 6, 7 और इसके अलावा इन्फिनिटी से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है बेटा आपके पास, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है। कहाँ पे बेटा, ऑर्बिट नंबर 2 में। तो उसके नतीजे में जो आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन रिलीज होगी वो किस रेंज में होगी बेटा, किस रीजन में होगी, वो विजिबल रीजन में होगी। तो देखिएगा, दिस सीरीज इंक्लूड स्पेक्ट्रल लाइन्स एमिटेड बाय द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर फ्रॉम n2 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इन्फिनिटी टू n1 2 लेवल। ठीक है।
तो ऑल द वेव नंबर ऑफ द सीरीज आर इन द विजिबल रीजन। तो इस जो आपके पास जो वेव नंबर की जो सीरीज़ आएगी वो किस रीजन में होगी बेटा, विजिबल रीजन में होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप वेव नंबर से कंफ्यूज हो जा रहे हैं या वेव लेंथ से कंफ्यूज हो जा रहे हैं तो इससे होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात को याद रखें बेटा, ये जो आपके पास वेव नंबर मौजूद है, तो वेव नंबर क्या है बेटा, रेसिप्रोकल है वेव लेंथ का, रेसिप्रोकल है वेव लेंथ का, ठीक है। तो अगर आपने वेव नंबर से वेव लेंथ मालूम करना है तो आपने इसको एक जगह ट्रांसफॉर्म कर देना है, ठीक है। तो अगर आपको वेव नंबर मालूम करना है तो आप 1 डिवाइडेड बाई वेव लेंथ कर दें, ठीक है। और अगर क्या है वेव लेंथ मालूम करना चाहते हैं 1 डिवाइडेड बाई वेव नंबर कर दें, ठीक है। तो ये मैं आपको सिखाऊंगा, अभी सिखाऊंगा, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो किताब में आपके वेव नंबर लिखा हुआ है, उससे कोई मसला नहीं। तो वेव नंबर की रेंज भी क्या होगी बेटा, विजिबल होगी, ठीक है। लेकिन वेव नंबर को याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, तो वेव लेंथ को याद रखना बड़ा आसान होता है, ठीक है। आज इस वेव लेंथ को आसानी से याद रख सकते हैं बेटा, विजिबल की रेंज क्या है, यूवी की रेंज क्या है और इंफ्रारेड की रेंज क्या है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है ऑल द वेव नंबर ऑफ द सीरीज आर इन द विजिबल रीजन। वेव लेंथ जो है उस क्या होगी बेटा, 4000 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के दरमियान होगी, ठीक है। और 4000 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है बेटा, 400 नैनोमीटर, और 7000 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 700 नैनोमीटर के, ठीक है। तो यूनिट्स से अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यूनिट्स का खेल आपने हमेशा याद रखना है। और मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ यूनिट्स भी इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो लाइमन देख लिया बेटा, बाल्मर देख लिया। पास्चन मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करेगा, 4, 5, 6, 7 या इन्फिनिटी से जंप करेगा ऑर्बिट नंबर 3 में। तो उसके नतीजे में जो आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन एमिट होगी बाय इलेक्ट्रॉन, वो किस रीजन में होगी, इंफ्रारेड रीजन में होगी। तो देखते हैं इन दिस सीरीज, पास्चन सीरीज, इन दिस सीरीज ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम n to 4, 5, 6, 7 या इन्फिनिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए या इन्फिनिटी से आए, कहाँ बेटा, ऑर्बिट नंबर 3 में। तो उसके नतीजे में द वेव नंबर वैल्यू ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन लाई इन द नियर इंफ्रारेड रीजन। किस रीजन में होगी बेटा, स्पेक्ट्रल लाइन आपके पास नियर इंफ्रारेड रीजन में होंगी। तो यहाँ पे आप सिर्फ एक वर्ड का इजाफा करते हैं, नियर इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। तो इंफ्रारेड के जो बहुत करीब होती है उसको कहते हैं बेटा नियर इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। और अगर वेव लेंथ में और ज़्यादा इजाफा हो जाए तो वो फार इंफ्रारेड रीजन आएगा भी हमारे पास, ठीक है। द स्पेक्ट्रल लाइन लाई इन द नियर इंफ्रारेड रीजन। वेव लेंथ आपको बताया गया अबाउ 7000 एंगस्ट्रॉम। तो 7000 एंगस्ट्रॉम से क्या है बेटा, वेव लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ज़रा देखें बेटा, 4000 नैनोमीटर बराबर होता है बेटा 4000 एंगस्ट्रॉम के, और 7000 नैनोमीटर बराबर होता है बेटा आपके पास 7000 एंगस्ट्रॉम के, ठीक है। तो अगर कोई आपके पास वेव लेंथ देखिए, तीसरे में देखिए पास्चन में यहाँ लिखा है वेव लेंथ अबव 7000 एंगस्ट्रॉम। तो अगर वेव लेंथ क्या बेटा 7000 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा है तो मतलब वो 700 नैनोमीटर से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो 700 नैनोमीटर से अगर ज़्यादा है तो नैनोमीटर से ज़्यादा है तो वो कौन सी वेव है आपके पास, इंफ्रारेड है। बात समझ में आ रही है, ओके, क्लियर है। तो अक्सर हम वेव लेंथ को नैनोमीटर में ही नापते हैं और एंगस्ट्रॉम में भी नापते हैं, उससे कोई मसला नहीं है। तो ये 700 नैनोमीटर बराबर भी होगा बेटा आपके पास 7000 एंगस्ट्रॉम के, ठीक है, 7000 एंगस्ट्रॉम के। तो आप इसको एंगस्ट्रॉम में भी देख सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने दोनों चीज़ें करनी है, दोनों बातों को समझना है, ठीक है, वरना आगे के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। सिर्फ सवाल सॉल्व करना सीख जाएंगे लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर नहीं होंगे। तो इतनी बात क्लियर होगी लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़ और पास्चन सीरीज़, ठीक है। तो पास्चन सीरीज़ में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम 4, 5, 6, 7 या इन्फिनिटी से और थर्ड ऑर्बिट में, तो आपके पास जो आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन आएगी वो किस में आएगी बेटा, नियर इंफ्रारेड रीजन में आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 सीरीज़ पढ़ ली, ठीक है, 3 स्पेक्ट्रल सीरीज़ पढ़ ली है। अब जो चौथी स्पेक्ट्रल सीरीज़ आपके पास है वो ब्रैकेट सीरीज़ है। कौन सी सीरीज़ है बेटा, ब्रैकेट सीरीज़। तो इस ब्रैकेट सीरीज़ में आप आसानी से बात समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, देखें ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट नंबर 5 है, तो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है ऑर्बिट नंबर 5, 6, 7, कहीं से भी जंप करे, 5 से करे, 6 से करे या 7 से करे, और कहाँ जंप करे बेटा, 4th ऑर्बिट में जंप करे, ठीक है, 4th ऑर्बिट में जंप करे। तो उसके नतीजे में जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिएशन जो एमिट करेगा वो किस रीजन में होगी, वो भी बेटा इंफ्रारेड रीजन में होगी। किस में होगी बेटा, इंफ्रारेड रीजन में होगी, ठीक है। इसको भी मैं अभी लिख दूंगा, ज़रा इसको पढ़ लेते हैं, ज़रा आप लाइन देख सकते हैं यहाँ पे। तो इफ़ द माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर फ्रॉम n to, ठीक है, 5, 6, 7, ठीक है। इसके अलावा 8 भी लिखा हुआ है लेकिन हमने 8वां शेल यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया। शेल आप जाएँ जितने मर्जी बना लें, 10 शेल बना लें, 11 शेल बना लें, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ तो आपके पास आएंगी, ठीक है। तो इस द माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर फ्रॉम n to 5, 6, 7, 8 या इन्फिनिटी से जो आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन आ रहा है किस ऑर्बिट नंबर 4 में, ऑर्बिट नंबर 4 में, तो उस सीरीज़ को आप कहेंगे बेटा ब्रैकेट सीरीज़, ठीक है। तो ब्रैकेट सीरीज इज ऑब्टेन। तो अगर इलेक्ट्रॉन इन शेल से जम करके ऑर्बिट नंबर 4 में आता है तो आपके पास ब्रैकेट सीरीज आएगी, और ब्रैकेट सीरीज की रेंज क्या है आपके पास, ठीक है।
तो देखते हैं द वेव नंबर वैल्यू ऑफ दिस स्पेक्ट्रल लाइन लाई इन द मिड इंफ्रारेड रीजन। क्या है बेटा? मिड इंफ्रारेड रीजन। एक है बेटा नियर इंफ्रारेड रीजन, इसके बाद जो आएगा ये होगा बेटा आपके पास मिड इंफ्रारेड रीजन, दरमियानी इंफ्रारेड रीजन होगी, ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ और ज़्यादा होगी। ये जो नियर इंफ्रारेड रीजन है इसकी वेवलेंथ थोड़ी कम होगी, इसकी वेवलेंथ और ज़्यादा होगी, और जो यहाँ पर आएगा इसकी वेवलेंथ और ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसी वजह से इसको क्या है बेटा नियर इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। और ये क्या है बेटा मिड इंफ्रारेड रीजन, और इधर जो अभी आने वाला है वो आएगा फार इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम 5th 6th 7th से कहाँ बेटा 4th ऑर्बिट में, तो आपके पास जो स्पेक्ट्रल लाइन आएगी वो मिड इंफ्रारेड रीजन में आएगी, ठीक है। तो यहाँ वेव नंबर लिखा गया है, इससे भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं बेटा पी फंड। क्या है बेटा? पी फंड। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिशन कर रहा है बेटा 6 7 या 8 से कर रहा है, 8 ऑर्बिट हमने ड्रॉ नहीं किया, नवा कर लें, ठीक है। 6 से कर रहा है, 7 से कर रहा है, 8 से कर रहा है, या इन्फिनिटी डिस्टेंस से क्या है इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन कर रहा है, और कहाँ गिर रहा है बेटा? ऑर्बिट नंबर 5 में। तो अगर इलेक्ट्रॉन बेटा कहीं से भी ट्रांजिशन करके गिर रहा है ऑर्बिट नंबर 5 में, तो उसके नतीजे में जो आपके पास जो एनर्जी आपके पास रेडिएशन एमिट होगी उसकी वेवलेंथ किस रीजन में होगी, या उसका वेव नंबर किस रीजन में होगा। तो उसकी वेवलेंथ या वेव नंबर जिस रीजन में होगा वो होगा बेटा फार इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। तो आपके पी फंड है जो इसकी आपके पास वेव लेंथ आए या वेव नंबर आए, तो उसकी जो आपकी जो वो है रीजन है वो है फार इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। फार इंफ्रारेड की रीजन की जो वेव लेंथ होती है वो आपके पास ज़्यादा होती है। तो आज पी फंड सीरीज को पढ़ते हैं, देखें। तो दीज स्पेक्ट्रल लाइन्स आर प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम n to 6 7 या इन्फिनिटी। इलेक्ट्रॉन जो है बेटा छठे ऑर्बिट से गिरे या 7वें ऑर्बिट से या इन्फिनिटी डिस्टेंस से गिरे, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस से गिरे, तो उसके नतीजे में क्या है बेटा द वेव नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, जो स्पेक्ट्रल लाइन रिलीज होगी तो उसकी वेव नंबर किस रीजन में होगी बेटा? इन फार इंफ्रारेड रीजन, इन फार इंफ्रारेड रीजन। चाहे वेव नंबर हो, वेव लेंथ हो या फ्रीक्वेंसी हो, वो किस रीजन में होगी बेटा? फार इंफ्रारेड रीजन में होगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस तरीके से आपको ये 5 जो सीरीज़ है वो समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी जो है वो टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, अगर आप इससे ज़ायद सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ तो इसके बारे में आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा, ठीक है। वैसे न्यूमेरिकल है इसके नहीं, तो ये तो आपको बात थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी बेटा। 5 स्पेक्ट्रल लाइन की सीरीज़ है कि लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और पी फंड, ठीक है। तो लाइमन में जो आपके पास जो सीरीज़ आती है स्पेक्ट्रल लाइन्स की वो आती है यूवी में, अल्ट्रा वायलेट में, बाल्मर की विजिबल में, इसकी नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड और इसकी फार इंफ्रारेड में, ठीक है। अब ऐसा क्यों? देखिए इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर रहा है पहले ऑर्बिट में, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है। जब एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है तो उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आ रही है, अल्ट्रा वायलेट की एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ये जो क्या कर रहा है बेटा, यहाँ से जंप कर रहा है ऑर्बिट नंबर 2 में, एनर्जी कम रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। एनर्जी लेवल का डिफरेंस कम है, इसमें एनर्जी लेवल का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपके पास जो रेडिएशन एमिट कर रहा है, स्पेक्ट्रल लाइन एमिट कर रहा है वो विजिबल रीजन में है, और इसमें देखिए इसमें भी एनर्जी लेवल का डिफरेंस कम है, ठीक है। तो इसमें नियर इंफ्रारेड, इसमें मिड इंफ्रारेड और इसमें फार इंफ्रारेड, तो इसकी एनर्जी बहुत कम होगी अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर पहले शेल में जाता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है, और उसकी वेव लेंथ भी बहुत कम होगी। तो ये क्या है बेटा, यहाँ पे आपके किताब में एनर्जी लेवल डायग्राम भी बना हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। इसको भी समझ लें किस तरीके से। तो ये देखिए बेटा, ये पहला शेल है, ठीक है। पहले शेल की एनर्जी की एक लाइन बनाया है, ये दूसरे शेल की एनर्जी की एक लाइन है हमारे पास, ठीक है। ये है तीसरे शेल की एनर्जी की लाइन, ये है चौथे शेल, पाँचवें शेल, छठे शेल और सातवें शेल। देखिए शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4, शेल नंबर 5, शेल नंबर 6 और शेल नंबर 7। तो देखिए बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ है बेटा, देखें 7वें ऑर्बिट में, कहाँ है बेटा 7वें ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। तो देखिए बेटा, छठे और 7वें ऑर्बिट में जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है, ये जो वाई एक्सिस पे आप देख रहे हैं बेटा, ये लिखा हुआ है एनर्जी लेवल। क्या लिखा हुआ बेटा? एनर्जी लेवल। तो दो ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी लेवल का डिफरेंस कितना है, ये वो है, ठीक है। ओके, बात समझ में आ रही। तो अगर आप देखेंगे बेटा शेल नंबर 1 और शेल नंबर 2 में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। शेल नंबर 1 और शेल नंबर 2 में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और शेल नंबर 2 और 3 में एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो इसके मुकाबले में कम है, ठीक है। और शेल नंबर 3 और 4 में देखेंगे इनके दरमियान एनर्जी का डिफरेंस कम हो रहा है। शेल नंबर 4 5 में एनर्जी का डिफरेंस कम है, 5 6 में एनर्जी का डिफरेंस कम है और 6 7 में भी एनर्जी का डिफरेंस कम है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप इलेक्ट्रॉन को पहले शेल से दूसरे शेल में भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इसके दरमियान एनर्जी लेवल का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है।
देखिए अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी लेवल में इजाफा हो रहा है। किस में इजाफा हो रहा है बेटा? एनर्जी लेवल में इजाफा हो रहा है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को भेजना चाहते हैं बेटा पहले ऑर्बिट से 7वें ऑर्बिट में, तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं चले जाएगा। ठीक है, तो जो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद था, आपने इसको भेजिए बेटा 7वें ऑर्बिट में, सही, ठीक है, कहाँ भेजिए बेटा? 7वें ऑर्बिट में भेज दिया किसी न किसी तरीके से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस आएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन बेटा ये 7वें ऑर्बिट में चला गया और 7वें ऑर्बिट से वापस आता है कहाँ बेटा? पहले ऑर्बिट में। 7वें ऑर्बिट में देखिए बेटा मौजूद है और इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो ऊपर आने का मतलब बेटा एनर्जी लेवल बढ़ गया, तो इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे हाइड्रोजन एटम अनस्टेबल रहेगा। तो जब ये वापस आएगा अपने पहले ऑर्बिट में तो स्पेक्ट्रल लाइन रिलीज करेगा। ठीक है, और जब वो स्पेक्ट्रल लाइन रिलीज करेगा तो उसकी वेव लेंथ आपके पास क्या होगी बेटा? किस रीजन में होगी स्पेक्ट्रल लाइन? वो होगी बेटा अल्ट्रा वायलेट रीजन में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? इसको मैं भी आपको चेक भी करवाता हूँ। तो इसी तरीके से अगर एक और बार बेटा इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो मौजूद है छठे ऑर्बिट, आप इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन छठे ऑर्बिट में आ गया। कहाँ गया बेटा? इलेक्ट्रॉन छठे ऑर्बिट में आ गया। अब जो इलेक्ट्रॉन छठे ऑर्बिट में आया, जब छठे ऑर्बिट से बेटा कहाँ जाएगा बेटा? पहले ऑर्बिट में जाएगा, फिर स्पेक्ट्रल लाइन रिलीज करेगा और वो स्पेक्ट्रल लाइन किस रीजन में होगी बेटा? अल्ट्रा वायलेट रीजन में होगी। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन बेटा 5वें ऑर्बिट से जंप करके जाता है पहले ऑर्बिट में, तो फिर स्पेक्ट्रल लाइन रिलीज होगी, तो उस स्पेक्ट्रल लाइन की जो वेव लेंथ होगी, ठीक है, वो किस रीजन में होगा? वो होगा अल्ट्रा वायलेट रीजन में। ठीक है, और क्योंकि देखिए ना ये आपके पास जो है ये पास्चन सीरीज़ के लिए है, और ये जो रेड से मैंने बनाया ये आपके पास बाल्मर सीरीज़ के लिए है, और ये आपके पास है ब्रैकेट सीरीज़ के लिए। ठीक है, पास्चन सीरीज़ के लिए, ये आपके पास है ब्रैकेट सीरीज़ के लिए, और ये है आपके पास पी फंड सीरीज़ के लिए। ठीक है, 5 डिफरेंट कलर से बनाए। तो ये आपके पास बेटा किसके लिए? लाइमन, ये किसके लिए आगे? बाल्मर, ये है पास्चन, ये है आपके पास ब्रैकेट, और ये है अगर पी फंड। तो अगर इलेक्ट्रॉन बेटा 5वें से आ रहा है कहाँ? पहले में। ठीक है, तो आपके पास क्या है? जो आपके पास जो वेव लाइन की जो आपकी एनर्जी की जो रीजन होगी, स्पेक्ट्रल लाइन की जो रीजन होगी वो होगी अल्ट्रा वायलेट। और अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है बेटा 4 ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में, तो आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन की जो रीजन होगी वो अल्ट्रा वायलेट होगी। और इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है बेटा 3rd ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में, तो स्पेक्ट्रल लाइन की रीजन अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है दूसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में, तो स्पेक्ट्रल लाइन की जो रीजन होगी वो आपके पास क्या होगी बेटा? अल्ट्रा वायलेट होगी। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपके पास जो लाइमन सीरीज़ है वो आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आज ज़रा इसको देखता हूँ मैं किस तरीके से आपको करवाता हूँ। ठीक है, तो अभी हमें वेव नंबर मालूम करना, आपने ज़रूर वेव नंबर मालूम करना सीखा है जब आप बोहर पढ़ रहे थे। ठीक, तो अब देखते हैं बेटा जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो जंप करेगा, ठीक है, कहाँ से जंप करेगा? इलेक्ट्रॉन 2 से जंप करवाएंगे, 3 से करवाएंगे, बस 2 करवाएंगे। ठीक है, बाकी आप खुद कर लीजिएगा, जंप की करवाइएगा इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर? ऑर्बिट नंबर 1 में, और चेक कीजिएगा जो आपके पास जो स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में है कि नहीं है। ठीक है, तो ज़रा देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है ऑर्बिट नंबर 1 में, ठीक है, और कहाँ से जंप कर रहा है? ऑर्बिट नंबर 2 से। ठीक है, तो मैं उसकी क्या बेटा? वेव नंबर मालूम करता हूँ। ठीक है, और वेव नंबर से वेव लेंथ मालूम करूँगा। ठीक है, अब तक आपने सवालात पढ़ते हुए वेव लेंथ मालूम नहीं किया है, तो वेव लेंथ मालूम कर लेते हैं, क्योंकि वेव लेंथ याद रखना आसान होता है, वेव नंबर याद रखना मुश्किल है। ठीक है, तो देखिए बेटा वेव नंबर का फॉर्मूला है आपके पास RH रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आता है n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, ऐसी बात है। ठीक है, तो रेडबर्ग कांस्टेंट की 1.09678 एक्सपोनेंट 5। ठीक है, n1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, n2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर। इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा, जो वैल्यू आती है मैं सिर्फ वो लिख देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं आपको सॉल्व करना बिल्कुल नहीं सिखा रहा, मैं आपको बात समझा रहा हूँ। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 82.26 एक्सपोनेंट 5 मीटर इनवर्स। तो ये क्या है बेटा? वेव नंबर आया, और वेव नंबर से आप वेव लेंथ भी मालूम कर सकते हैं। तो वेव नंबर से वेव लेंथ मालूम करने का फॉर्मूला आपके पास क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो आप क्या बेटा देखें, वेव नंबर बराबर है किसके? कि वेव नंबर बराबर है किसके बेटा? 1/λ के। तो आप क्या बेटा वेव नंबर की जगह लिखें 1/λ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ये हमने लिख दिया। अब क्या है बेटा, इस वेव लेंथ को हमें ऊपर भेजना है ना, तो आप इस वेव लेंथ को क्या है बेटा ऊपर भेजें, या ऐसा करें इस वेव लेंथ को आप इधर भेज दें। ठीक है, और ये 82.26 इस वैल्यू को इधर भेज दें। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो क्या है बेटा 82.26 एक्सपोनेंट 5 1 के नीचे आ जाएगा। किसके नीचे आ जाएगा बेटा? 1 के नीचे आ जाएगा। देखिए, तो 82.26 एक्सपोनेंट 5 मीटर इनवर्स। इतनी बात क्लियर है? जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे आपको वेव लेंथ पता चल जाएगी। ठीक है, और जो वेव लेंथ आती है हमारे पास वो आती है बेटा 0.0000 और 0 और 12157 मीटर। ठीक है, 12157 मीटर, ये मीटर इन्वर्स है ना, तो जब ये सॉल्व होता है तो ये ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा बेटा मीटर। ठीक है, अब क्या बेटा इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको जो वेव लेंथ बताई वो नैनोमीटर में बताई है। अल्ट्रा वायलेट की जो वेव लेंथ होगी वो 400 नैनोमीटर से कम होगी। ठीक है, तो आज ज़रा इसको देखते हैं।
तो क्या बेटा इस पॉइंट को मूव करना है, आपने एक्सपोनेंशियल नोटेशन पढ़ा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आया हमारे पास 1 to 1.57 एक्सपोनेंट -9 मीटर। तो एक्सपोनेंट -9 बराबर होता है बेटा नैनो के, किसके बराबर होता है बेटा आपके पास, नैनो के बराबर होता है। तो मैं इसकी जगह लिखने वाला हूँ 121.57 नैनो मीटर। इतनी बात क्लियर है। तो अभी हमारे पास जो वेव लेंथ आई, तो जब इलेक्ट्रॉन क्या बेटा ट्रांजिशन किया ऑर्बिट नंबर 2 से ऑर्बिट नंबर 1 में, तो उसकी वेव लेंथ आई बेटा 121.57 नैनोमीटर। ठीक है, तो मैंने बताया अल्ट्रा वायलेट की जो वेव लेंथ की रीजन है वो 400 नैनोमीटर से कम है। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन आई है वो 400 नैनोमीटर से कम है। तो जब जब इलेक्ट्रॉन दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठे या सातवें ऑर्बिट से ट्रांजिशन करेगा ऑर्बिट नंबर 1 में, तो जो आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन आएगी वो किस रीजन में आएगी, अल्ट्रा वायलेट रीजन में आएगी। ठीक है, तो मैंने क्या बेटा दूसरे से पहले का सॉल्व करवा दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या है बेटा आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर क्या है बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, 1 पे आ रहा है, और कहाँ से आ रहा है N2 2 से आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या बेटा इसी वैल्यू को उठाएं, इस फॉर्मूले में रखें। ठीक है, इसी स्टेप से सॉल्व करें, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो किस रेंज में आएगी, अल्ट्रा वायलेट रेंज में आएगी। जो भी नैनोमीटर में आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा 400 नैनोमीटर से कम आएगा। ठीक है, इसी तरीके आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं। देखें ये एक और सवाल है। ठीक है, N1 = 1, N2 = 4, N1 = 1, N2 = 5, N2 = 1, N1 = 1 और N2 = 6। ठीक है, आप चाहे एक और लिख सकते हैं N1 = 1 और N2 = 7। तो जो 7 ऑर्बिट में 7 ऑर्बिट के हिसाब से मैंने सवाल आपको दे दिए, तो आप इनको सॉल्व करेंगे अगर इस फॉर्मूले में रख कर। ठीक है, और जब आप वेवलेंथ मालूम करेंगे वो 400 नैनोमीटर से कम आएगा। ये जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइन है, ये वाली जो पास्टियन सीरीज में जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइन मौजूद है, जब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिट से, तो जब जब आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन आएगी वो किस रेंज में आएगी बेटा, वो यूवी रीजन में आएगी और 400 नैनोमीटर से कम होगी। तो आपने इस सवाल को खुद ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो किताब में एक और बात लिखी हुई बेटा इन्फिनिटी के लिए, किसके लिए लिखा हुआ था बेटा, इन्फिनिटी के लिए, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए क्या होगा, तो उसको आप देख लें। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके आता है बेटा इनफाइनाइट डिस्टेंस से, काफ़ी दूर से आता है, उस डिस्टेंस का भी हमें नहीं पता, तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। N2 की जगह आप रखेंगे इन्फिनिटी। क्या रखेंगे बेटा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो 0 आएगी। ठीक है, उसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी बेटा, 0 आएगी। अब जब 0 आएगी जब उसको सॉल्व करेंगे तो उसकी जो आपके पास वेव लेंथ आएगी, तो मैं सिर्फ वेव लेंथ का आंसर लिख देता हूँ इन्फिनिटी के लिए, वो क्या होगा 91.18 नैनोमीटर। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा एक जो मैंने दिया था वो क्या था बेटा आपके पास N2 2 था। ठीक है, जब आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा, इसका आंसर आएगा आपके पास नैनोमीटर में 102.46 नैनोमीटर। तो आपने सिर्फ इन दो सवाल को सॉल्व करना है, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पास्टियन सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में कहाँ से बेटा, शेल नंबर 7 6 5 4 3 2 से अगर 1 में जाता है, तो जो आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन आएगी वो किस रीजन में होगी, अल्ट्रा वायलेट रीजन में होगी। ठीक है, तो ये सब सवाल आपकी किताब में मौजूद नहीं है, लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि आप इसको समझ सकें, नहीं तो बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो ब्रैकेट सीरीज में क्या है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन करेगा किस ऑर्बिट में करेगा, ऑर्बिट नंबर 2 में। कहाँ से, 3rd 4th 5th 6th 7 8 या इन्फिनिटी से। ठीक है, बताया कि ऑर्बिट कहाँ पे ट्रांजिशन करेगा, ऑर्बिट नंबर 2 में। कहाँ से, 3 4 5 6 7 या इन्फिनिटी से। ठीक है, तो उसके नतीजे में जो स्पेक्ट्रल लाइन रिलीज होगी उसका जो आपके पास रीजन होगा वो होगा बेटा विजिबल रीजन। तो भी मैं इसको सॉल्व करूँगा तो जितनी भी वेव लेंथ आएंगी वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के दरमियान में आएंगी। ठीक है, तो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो सवाल हमारे मौजूद है, तो बेटा कहाँ आ रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन जंप करके ऑर्बिट नंबर 2 में आ रहा है, और कहाँ से आ रहा है, ऑर्बिट नंबर 3 से आ रहा है। मिसाल के तौर पे कहाँ से आ रहा है बेटा, 3 से। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके आ रहा है ऑर्बिट नंबर 2 में, ये वाला देख रहे हैं, सवाल ये है। तो इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है बेटा 3rd ऑर्बिट से ऑर्बिट नंबर 2 में। तो हमें बताना है, तो हमें मालूम करना है कि ऐसा है कि नहीं। ठीक है, तो आज जरा देखते हैं। तो वेव नंबर मालूम करने का फॉर्मूला है RH रेड बाय कांस्टेंट 1 डिवाइड बाय N1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय N2 का स्क्वायर। ठीक है, रेड बाय कांस्टेंट 1.09678 एक्सपोनेंट 5 मीटर इनवर्स, N1 की जगह आएगा 2 का स्क्वायर, N2 की जगह आएगा 3 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 1 डिवाइड बाई 4 आएगा, 1 डिवाइड बाई 9 आएगा। कैलकुलेटर में हल कीजिएगा, वेव नंबर आपके पास आएगा। तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो सॉल्व आपने खुद करना है, तो मैं सॉल्व करना आपको नहीं सिखा रहा। तो ये आएगा एक्सपोनेंट 5 मीटर इनवर्स। ठीक है, और अगर आप इसका वेव लेंथ मालूम करते हैं तो वेव लेंथ आपके पास आएगा, वो भी मैंने आपको बता दिया कि वेव लेंथ आप नैनोमीटर में किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे किससे बेटा, इसको डिवाइड करेंगे 1 डिवाइड बाई 15.5
15.234 एक्सपोनेंट 5। जब आप लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 15.234 एक्सपोनेंट 5 तो आपके पास जो है आपके पास जो लैम्डा आएगी, ठीक है, मीटर में आएगी, वो आएगी 0.000006543 मीटर। इसको नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, कैसे करेंगे बेटा, ये 6 जीरो है, 6 जीरो 7 8 9, तो आया 654.3 एक्सपोनेंट -9 मीटर। नैनो बराबर, ये 10 की पावर -9 बराबर होगा नैनो के, तो 654.3 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ हमारे पास क्या आई बेटा, 654.3 नैनोमीटर आई है। इतनी बात क्लियर है। तो ये जो वेवलेंथ है ये किस रीजन में है, ये विजिबल रीजन में। जरा आए देखें यहाँ पे विजिबल रीजन की मैंने वेवलेंथ क्या बताई, 400 नैनोमीटर से के दरमियान और 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर के दरमियान में मैंने आपको बताई है। तो इसकी वेवलेंथ भी यही आई है। तो इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन बेटा क्या है बेटा, N1 जो है मौजूद है 3 और N2 मौजूद है 4। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है बेटा ये फोर्थ ऑर्बिट से जंप करता है बेटा ऑर्बिट नंबर 2 में, तो इसमें भी जो आपके पास वेव लेंथ आएगी, इसको आपने खुद सॉल्व करना है। तो इसकी जो वेव लेंथ आएगी वो आएगी आपके पास 486.24 नैनोमीटर, ठीक है, आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। इसके अलावा भी आप सॉल्व करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है बेटा ऑर्बिट नंबर 5 से 2 में, 6 से 2 में, या 7 से 2 में, या इन्फिनिटी से, कहाँ से बेटा, या इन्फिनिटी से। कहाँ पे जंप करता है बेटा, ऑर्बिट नंबर 2 में जंप करता है, ठीक है, और कहाँ से, इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से ही मालूम कर सकते हैं। तो इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है बेटा, आपके पास 0 आ जाएगी, ठीक है। और इसका जो आपके पास जो वेव लेंथ आएगा, ठीक है, तो उसका आंसर मेरे पास नहीं लिखा हो, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल मैंने आपको किताब में करवाया था, एग्जाम्पल का एक सवाल मौजूद है, वो पेज नंबर 30 में, ठीक है, कहाँ मौजूद बेटा, पेज नंबर 30 में, जिसमें एक सवाल था, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा था, कहाँ से बेटा, 5th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा था बेटा, कहाँ से बेटा, 5th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में, ठीक है। तो इसका मालूम करते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर रहा है बेटा 5th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में, तो इसकी जो वेव लेंथ की वैल्यू आएगी, मैं मालूम नहीं कर रहा, आपने करना है, तो मैंने लिखा है, आप सॉल्व कीजिएगा। वो क्या आता है, वो आएगा बेटा 433.84 नैनोमीटर। तो ये जो आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है, किस रीजन में आ रहा है बेटा, विजिबल रीजन में आ रहा है। तो बाल्मर सीरीज किस रीजन में है बेटा, विजिबल रीजन में। तो बाल्मर सीरीज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहाँ बेटा, 2nd ऑर्बिट में, कहीं से भी करें, ठीक है, कहीं से भी करें, ठीक है, हायर ऑर्बिट से लेंगे, इस बात को याद रखना है। तो बाल्मर सीरीज में आपके पास जो स्पेक्ट्रल लाइन आती है वो विजिबल रीजन में आती है, ठीक है। तो ऐसा सवाल आपके वहाँ पे मौजूद था बेटा पेज नंबर 30 में, जिसमें आपको एनर्जी मालूम करने कहा गया था। तो हमने एनर्जी के लिए एक मखसूस फार्मूला लगाया था, लेकिन आप एनर्जी इस तरीके से मालूम कर सकते हैं, ये फार्मूला लगा कर भी आप आंसर मैच कर लीजिएगा। तो आप जानते हैं एनर्जी का फार्मूला होता है EH/न्यू, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी बराबर होता है C/λ के, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी की जगह हम C/λ पुट कर दें, C/λ, ठीक है। तो यहाँ प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रखें 6.626 एक्सपोनेंट -34, स्पीड ऑफ लाइट रखें मीटर में, और आप वेव लेंथ रखें मीटर में। ये नैनोमीटर में मालूम किया हुआ है, किसने मालूम किया बेटा, नैनोमीटर में मालूम किया हुआ है। तो जब आप इसको रखेंगे बेटा मीटर में, ठीक है, किस में रखेंगे, मीटर में, तो आपके पास जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो आएगी 45.81 एक्सपोनेंट -20 जूल, ठीक है। तो आप सवाल मिला भी सकते हैं, जो मैंने आपको सॉल्व करवाया था, अगर आपने उसको लिखा है, ठीक है। तो हमने इससे पहले एनर्जी दूसरे फार्मूले से मालूम किया था, लेकिन अब यहाँ पे भी एनर्जी हमने वही मालूम किया, फार्मूला और जो आंसर है हमारे पास सेम आया, ठीक है। तो खैर उससे मसला नहीं। तो हम तो यहाँ पे आपको वेवलेंथ बता रहे हैं, तो वेवलेंथ आप देख लें किस रीजन में बेटा, विजिबल रीजन में। तो लाइमन सीरीज किस रीजन में, अल्ट्रा वायलेट। बाल्मर किस में बेटा, विजिबल में। अब एक पास्टन करवा देता हूँ, फिर इस टॉपिक को हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, एंड कर देते हैं। पास्टन में क्या है हमारे पास, आपने देखा पास्टन सीरीज में कि इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांजिशन करता है बेटा, ऑर्बिट नंबर 3 में जाता है। कहाँ जाता है बेटा, ऑर्बिट नंबर 3 में। तो हमारे पास सवाल मौजूद है, जरा देखें। एक हमने लिखा है N1 है बेटा 3 और N2 है आपके पास 4। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है बेटा ऑर्बिट नंबर 4, ये है बेटा लाइमन बाल्मर पास्टन। तो अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है ऑर्बिट नंबर 4 से, देखें एनर्जी लेवल नंबर 4, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो उसके नतीजे में आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन रिलीज होगी, वो किस रीजन में होगी बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ था आपके पास नियर इंफ्रारेड। किसने बेटा, नियर इंफ्रारेड। और नियर इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है विजिबल से। किससे ज़्यादा होती है बेटा, विजिबल से। तो वेवलेंथ जो है वो ग्रेटर देन होगी बेटा 400 नैनोमीटर, ग्रेटर देन 400 नैनोमीटर। अभी देखें इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, हम इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो वेव नंबर का फॉर्मूला RH 1 डिवाइड बाई N1 स्क्वायर 1 डिवाइड बाई N2 स्क्वायर, क्लियर। RH की जो वैल्यू है वो आप लिखेंगे 1.09678 एक्सपोनेंट 5, और N3 की 3 स्क्वायर, इसके नीचे आएगा 4 का स्क्वायर, क्लियर।
इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके 5.33 एक्सपोनेंट 5 मीटर इनवर्स। ठीक है, ये वेव नंबर हमें पता चल गया। ठीक है, कैलकुलेट आपने करना है। इसका अगर वेव लेंथ ही पता करते हैं, वो भी आपको मैं सिखा चुका हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। वो आ रही है हमारे पास 1876.17 नैनोमीटर। तो इस वेव नंबर से हमने इसका वेव लेंथ निकाल लिया। ठीक है, तो मैंने बताया कि नियर इंफ्रारेड की जो वेव लेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है। तो देखें इसकी वेव लेंथ आपके पास क्या आ रही है बेटा, 1876 नैनोमीटर वेव लेंथ आ रही है। ठीक है, इसी तरीके जो पास्टन सीरीज है इसकी वेव लेंथ और ज़्यादा आएगी। ब्रैकेट, उसकी ब्रैकेट है, पी फंड है, इसकी जो वेव लेंथ है और ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो नियर इंफ्रारेड की वेव लेंथ कम होती है। ठीक है, और जो आपके मिड इंफ्रारेड इसकी वेव लेंथ और ज़्यादा होगी, और पी फंड सीरीज इसकी वेव लेंथ और ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से आपने सीख लिया कि किस तरीके से मामलात हैं। तो आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है क्या लाइमन सीरीज़ में जो आपको स्पेक्ट्रल लाइन आती है वो किस रीजन में आती है, तो आपने इसको याद रखना है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। इसी तरीके बारहवें सीरीज में जो आपके पास जो आती है स्पेक्ट्रल लाइन वो किस रीजन में आती है, वो आती है विजिबल रीजन में। ठीक है, और आपके पास क्या है बेटा, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड। तो आपने याद रखना है पास्चन के लिए क्या है बेटा, नियर इंफ्रारेड, ब्रैकेट के लिए मिड इंफ्रारेड, और पी फंड के लिए फार इंफ्रारेड। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको नैनोमीटर में आपको वेवलेंथ मालूम करके दिखा दिया। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।